हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आप लोग जूलॉजी और हमारे जो एलटी ग्रेड वगैरह के लिए जीएस के क्लासेस चल रहे हैं उसको अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो बहुत जल्द हम आप लोग के लिए बॉटनी का सीरीज़ लेकर आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट जो बॉटनी के लिए स्पेशली है, इसमें आप देख सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डी जीडीसी और डाइट, साथ ही साथ DSSB, KVS, NVS, आश्रम पद्धति, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेट, CSR, जेफ, GRF और सेट, इन सब के प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट आया हुआ है और ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में आपको बॉटनी के सारे टॉपिक मिलेंगे, साथ ही साथ एलटी ग्रेड परीक्षा पाठ्यक्रम, टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम, एलटी ग्रेड परीक्षा के स्तर एवं मतलब उसके हल, और इसके साथ साथ एक एनालिसिस चार्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, बॉटनी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आता है। कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा आता है वो भी हम लोग शेयर करेंगे, बस आप धीरज रखे रहिए। बॉटनी के लिए जो टॉपिक होता है वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। इसके साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी और मिसलिनियस। कोई भी ऐसा टॉपिक बॉटनी का जो आपका रह गया हो, कोई भी ऐसा चैप्टर, सॉरी टॉपिक नहीं, कोई चैप्टर जो आपका रह गया हो, आपके पीजीटी लेवल के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसमें पीजीटी के सारे जो है चैप्टर कवर किए गए विद टॉपिक, मतलब टॉपिक वाइज इसमें कवर किया गया। अब बात कर लेते हैं एक ग्राफ की। इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन से मतलब किस टॉपिक, किस चैप्टर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, इस बुक में टॉपिक भी दिया हुआ है कि टॉपिक के नाम भी दिए हुए हैं। जैसे वायरसेस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस की प्रकृति क्या है, उसका परागमन, TMB वायरस की संरचना, बैक्टीरियोफेज, वायराइड, प्रेयॉन्स, विषाणुओं के आर्थिक महत्व। इस तरह से इसके जो टॉपिक भी दिए हुए हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में आपको रिक्सिया, मार्केंसिया, पैलिया, एंथोसिरोस, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो एक एक चैप्टर और उसका एक एक टॉपिक इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप समझ लीजिए 2022 तक ये अपडेटेड है। ठीक है, उसके बाद 2022 के बाद जो बुक आई, जो पेपर हुआ है वो इसमें अपडेटेड नहीं, मुझे कोई मतलब मार्केट में यही लेटेस्ट बुक अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार ग्राफ से आपको हो सकता है समझने में टाइम लगे, लेकिन ये वाला जो है इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला चैप्टर है वो ये है आवृत्तविजी वर्ग की। यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सबसे ऊंचा बार ग्राफ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पादप शरीर क्रिया विज्ञान से पूछा जाता है, पर्यावरण वनस्पति विज्ञान से पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं उसके बाद सवाल से क्वेश्चन आता है, आणविक जैव विज्ञान से आता है। मतलब सारे टॉपिक से कौन कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। जीवाश्म विज्ञान, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है ये इसमें 3 आपको दिख रहा है, अनावृत वर्ग की, और इसके साथ साथ पादप शरीर क्रिया विज्ञान, और उसके साथ साथ पर्यावरण वनस्पति विज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। सवाल हो गया, भ्रूण विज्ञान हो गया, कोशिका विज्ञान हो गया, इन सबका भी वेटेज कम नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो क्रम से हम लोग पर डे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपको कैसे पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बुक में जिस तरह से क्रम दिया हुआ है, विषाणु, बैक्टीरिया, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ऐसे पढ़ना है कि जिसका वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, आप एक बार कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम भी कंफर्म हो जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। आज फिलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वायरस के बारे में, यानी विषाणु के बारे में, विषाणु की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका परागमन यानी कि ट्रांसमिशन, TMB का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स, प्रियॉन्स, विषाणु के आर्थिक महत्व। इनसे अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे TGT, PGT, UPPCS, LT ग्रेड, GIC, KVS, NVS, किसी भी एग्जाम में अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको जो है हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब इस सीरीज को आगे किस तरह से और कैसे चलाना है वो डिपेंड करता है आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और आपके कमेंट पर। अगर आप इस सीरीज को अच्छा सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे व्यूज़ आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलता है और
अधिकतर लोग कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए आपके कमेंट बॉक्स में और लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि उससे ना मुझे एक उत्साह मिलता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से और कुछ नया करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर बताने हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चन बढ़ाने हैं, कम करने हैं, एक दिन में 2 वीडियो लाना है, 1 वीडियो लाना है, सीरीज़ आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब वेटेज के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्रम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग ही हम सीरीज चलाएंगे। बाकी अगर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, व्यूज़ भी नहीं आते, लाइक भी नहीं मिलता, सब्सक्राइब भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि कमेंट भी नहीं मिलता, तो हम इस सीरीज़ को बंद कर देंगे। केवल हम लोग जूलॉजी और जीएस के पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड के लिए जीएस के, जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए और जूलॉजी भी इसी चैनल पर कराया जा रहा है, तो आप उसे भी देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेरेंस विद वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु यानी कि वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है, यानी कि वो कौन सा केमिकल है जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन में इंटरफेयर करता है। क्या वो एक्टिनोमाइसिन डी है, रेफिनोज है, क्लोरोरेफिनिकॉल है, या फिर ग्लैक्टोज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी। ये विषाणु के गुणन में यानी कि रिप्लिकेशन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो HIV-1 को की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। HIV यानी जो HIV वायरस होता है उसकी जो 1 की प्रतिलिपि होती है उससे रोकता है। और इसके साथ साथ जो एक्टिनोमाइसिन है ये कैंसर के उपचार में भी यूज किया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कॉज। विषाणु अपना प्रोटीन कोड्स का निर्माण करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल यानी पोषक कोशिका के अंदर, आउटसाइड द होस्ट सेल पोषक कोशिका के बाहर, पोषक कोशिका के अंदर व बाहर दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, वायरस जो होते हैं ये ना तो लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं। मतलब आपने अगर वायरस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वायरस जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये अगर किसी लिविंग जीव में है तो ये लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं, अगर ये नॉन लिविंग में है या शरीर से बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो ये अपना पोषण करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये इनसाइड द होस्ट सेल करते हैं यानी पोषक कोशिका के अंदर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विषाणु जो है इसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड प्रोटीन का यूज करके ये लोग प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं और पोषक कोशिका के अंदर करते हैं, ठीक है। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। इस प्रोटीन का नाम ही कैप्सिड प्रोटीन है, ठीक है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाते। आप सभी को पता है प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए राइबोसोम जिम्मेदार होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को हम ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली कहते हैं क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में एक ऑर्गेनेली है और इसके अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम ये ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली कहलाता है और ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होता है विषाणु में, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। और ये करता क्या है तो ये क्या करता है, इसमें राइबोसोम की कमी होती है और ये प्रोटीन का जो लेयर बनाता है वो कैप्सिड का बनाता है, ठीक है, पोषक तत्वों के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड वो हैं, वायराइड आर बिलो हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड सराउंडिंग बाय प्रोटीन कोट, हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। वायराइड क्या होते हैं? उनका जो पूछा जा रहा है कि क्या उनके पास डीएनए है और उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्या वो प्रोटीन आवरण से घिरा होता है और उनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। वायराइड वे हैं जिनमें प्रोटीन से घिरा होता है लेकिन उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, या जिसमें कोई प्रोटीन आवरण
के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिसमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो आपको बता दें वायराइड जो होता है ये वायरस का सबसे संक्रामक और रोगजनक कण है और ये सबसे छोटा कण माना जाता है। ये पादप रोगजनक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वायराइड विषाणु छोटे होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी जिसे आप आरएनए कहते हैं, आरएनए ये गोलाकार स्टैंड होता है और इसमें कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। यानी कि इसमें आरएनए तो होता है लेकिन नो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जो वायराइड होता है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज डायर नाम के एक वैज्ञानिक थे, डायनर। इनका पूरा नाम है थियोडो ओ डायनर या ओ डायनर नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। ओ डायनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1971 में वायराइड की खोज की थी। वायराइड सबसे पहले पादप कोशिका में खोजी गई थी। पादप कोशिका में कहाँ? तो आलू में एक रोग लगता है, आप लोगों ने सुना होगा टोबैको मोजेक वायरस, इसमें लगता है टोबैको मोजेक संक्रमण होता है, उसी में इसकी खोज जो है की गई थी, उसी में इसको देखा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह बिना प्रोटीन आवरण के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। यानी कि इसमें आरएनए होता है लेकिन इसमें कोई भी प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक वायराइड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसमें इन्वेलप प्रोटीन होता है, ये देखिए इन्वेलप प्रोटीन है, इसमें आवरण नहीं बना, यानी कि इस तरह से आवरण नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस या रैबिडो वायरस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रोटा वायरस। रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंडर्ड वाला यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आप इस तरह भी लिखते हैं DsRNA। ठीक है, रोटा वायरस जो है ये रेओविरिडे परिवार यानी रियोविरिडे फैमिली का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह दिखती है। जैसे एक पहिया होता है ऐसे व्हील जैसे होता है, ऐसे जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है एक वायरस की आकृति दिखती है। इस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में जैसे दस्त, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, ये सब जो है रोटा वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको जो बुखार होता है, पेट दर्द होता है, दस्त होता है, उल्टी होती है, इन सब के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? सबसे पहली ये कैसी बीमारी है? तो ये वायरल बीमारी है। और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो ये रोटा वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, द वायरान क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड या नन ऑफ एबव? यूपीपीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो ये एक वायरल प्रोटीन कोड है जो जीनोम क्या होता है जिसमें या तो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उसको जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ये एक प्रोटीन कोड है और ये जीनोम को घेरता है, यानी कि या फिर ये डीएनए को घेरेगा या फिर आरएनए को घेरेगा। ठीक, न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक कोड होता है जिसमें या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आप डीएनए या आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी को कवर करता हुआ ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है इसी के ऊपर पाया जाने वाला एक प्रोटीन का खोल होता है। इसी को जीनोम भी कहा जाता है, आरएनए डीएनए को। ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज की खोज किया। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि F.W. वाल्टर, इनका पूरा जो नाम है वो है फ्रेडरिक विलियम वाल्टर, और इसके साथ साथ फेलिक्स डी हेरले, इन दोनों ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। लेकिन इन लोगों ने कंबाइंड रूप से बैक्टीरियोफेज की खोज नहीं की थी, इन्होंने अलग से करी और इन्होंने अलग से करी। इन्होंने करी थी 1915 में, 1915 में, और इन्होंने करी थी 1917 में, 1917 में। बैक्टीरियोफेज की खोज जो सबसे पहले करी थी वो फ्रेडरिक ने करी थी, फ्रेडरिक विलियम
टॉर्ट या फिर इसे आप FW टॉर्ट के नाम से जानते हैं। और 1917 में फेलिक्स डी हेरले ने जो है बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही संक्रमित कर दे वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला कोशिकीय जीव है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। या विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा विषाणु के संबंध में गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया कौन सा गलत है, यानी कि 3 सही दिए हैं, 1 गलत दिया हुआ है। क्या विषाणु जो होते हैं ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं? बिल्कुल सही बात है, विषाणु ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं। दूसरा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लेसिंग इनसाइड द लिविंग सेल। बिल्कुल सही बात है, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणन होने वाला अकशेरुकी जीव है, यानी कि ये नॉन लिविंग के अंदर जो है रिप्लिकेटिंग नहीं कर पाता है। तीसरा दिया है वायरसेस आज सेप्रोफिटिक। क्या जीवाणु जो होते विषाणु जो होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं? तो आपको बता दें यही आपका गलत हो जाएगा। विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं, ये ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं। ये जीवित पे ही अपना, जब जीवित में ही रहते हैं तभी ये जो है अपना भोजन यानी कि पोषण और रिप्रोडक्शन वगैरह कर पाते हैं। मृतोपजीवी ये नहीं होते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी में जैसे कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कवक का। कवक तो फंगी है। जैसे आपने सुना होगा मशरूम का सुना होगा ना, ये एक प्रकार का कवक है और ये मृतोपजीवी में आता है, ठीक है। लेकिन वायरसेस जो होते हैं ये मृतोपजीवी नहीं होते हैं, ठीक। ऑप्शन डी में क्या दिया? विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो इसका गलत जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलत है। और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एड्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया है यह पश्च विषाणु HIV के कारण होता है, यानी कि इट इज कॉज बाई रेट्रोवायरस HIV। तो बिल्कुल सही बात है, एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है। HIV मानस इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, HIV इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो होता है इसका जो रेट्रोवायरस होता है वो मनुष्य में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बनता है, ठीक है। एंजाइम संक्रमण का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया एंजाइम जो लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट है जिसे एलिशा कहते हैं, एलिशा परीक्षण एड्स के जांच के लिए किया जाता है, ठीक। अगला क्या दिया है? या T4 लसिकाओं के अंदर प्रकृति करता है, यानी कि T4 लसिकाओं में रिप्लिकेशन करता है। बिल्कुल सही बात है, यह T4 लसिकाओं में रिप्लिकेशन करता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है एलिसा परीक्षण विषाणु के कणों का पता लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। एलिसा परीक्षण में विषाणु के कणों का नहीं पता लगाया जाता। एलिसा परीक्षण में एड्स का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को एड्स है कि नहीं, ठीक है। फिर दिया विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। एड्स का जो विषाणु होता है, जैसे एक बार कोई एड्स से संक्रमित हो गया, इसको लक्षण दिख गए, थोड़े बहुत लक्षण दिख गए, उसके बाद ये 6 सालों तक निष्क्रिय रहता है। और कहीं कहीं कहा गया कि 10 को लग जाता है, यानी लगभग 10 सालों तक भी निष्क्रिय रहता है। और उसके बाद अचानक से ये उभार लेता है और ये इतना तेज़ी से फैलता है, इसका इलाज जो है कोई भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका गलत जवाब जो है वो 3 इसका गलत जवाब है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1, 2 और 4? ऑप्शन डी में आपको 1, 2 और 4 दिख रहा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। NVS PGT 2021 और UP PGT 2021 यानी दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, या आपको ये KVS में या फिर LT ग्रेड में या फिर PGT में किसी न किसी में ये क्वेश्चन जो है इस बार पक्का रिपीट होने वाला है। मैं आपको जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा और ये स्टार मार्क के साथ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी वीडियो की कटिंग निकाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस DNA इज द जेनेटिक मटेरियल? निम्नलिखित में से किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ DNA है? TMB यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, या MS2, या फिर T phase 2 जिसे आप बैक्टीरियोफेज 2 कहते हैं, नन ऑफ एबव। UP PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, किस विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टी फेज 2, यानी कि T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, और T2 बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये किस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो ये इकोलाई को करता है, इकोलाई को, ठीक है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, या एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड द्वारा कवर किया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, देख लीजिए। यही एक क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेज का एक चित्र है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम से भी जो है चीज़ें पूछ लिया जाता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आपके सामने 2D है, ये 3D है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है दोनों बैक्टीरियोफेज ही, लेकिन ये 2D स्ट्रक्चर में, ये 3D स्ट्रक्चर में है। बैक्टीरियोफेज अगर पूछ ले कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3 हेड, कॉलर और टेल, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। लॉन्ग टेल फाइबर्स और बेस प्लेट, ये इसका बेस प्लेट होता है, ये इसके लॉन्ग टेल फाइबर होते हैं, ठीक। ये एक बैक्टीरियोफेज का चित्र है। ये आपको कुछ अंतरिक्षयान जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सूक्ष्म जीव एक वायरस है, और ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक। ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेनले बी प्रूशिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोड नहीं था। इसे क्या कहा गया? प्रियॉन, वारियन, विरियन, या फिर वायराइड, या फिर वायरस। इसको क्या कहा गया? तो आपको बता दें, स्टेनले बी प्रूशिनर जो थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने प्रियॉन की खोज की थी, और यही 1882 में जो भेड़ में स्क्रैपी रोग इन्होंने देखा था, तो उसको प्रियान नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रियान नाम दिया था। स्टेनले बी प्रूशिनर ने 1882 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। यानी कि जो प्रियान है, इसमें प्रोटीन तो है, प्रोटीन कवर है, लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, ठीक है। इसे प्रियॉन कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कहीं कहीं प्रियॉन लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रियॉन लिखा रहता है, ठीक है। सही उच्चारण करें तो ये प्रेयॉन है, प्रेयॉन, इसे प्रेयॉन कहा गया। जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर यानी कि जब कई सारे प्रेयॉन इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बादल जैसी आकृति बना लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर यानी बादल होता है। प्रियॉन रोग न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों का एक समूह है जो मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क में असमान रूप से जड़े हुए प्रोटीन के कारण होता है। जो प्रोटीन मस्तिष्क में जम जाते हैं उनके कारण ये प्रियॉन रोग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का कैप्सिड ही होता है, ठीक है। ये प्रोटीन के कई सारे कैप्सिड मिलकर प्रियॉन बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो होता है क्या कहते हैं, ये जो प्रूसिनर है जिन्होंने प्रियॉन की खोज की थी 1882 में, 1897 में इनको इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1967 में डायनर और रैमर ने आलू के तरकुकंद क्या होता है? पोटैटो स्प्लेंडर ट्यूबर, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको। तरकुकंद थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा है। स्प्लेंडर ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो स्प्लेंडर ट्यूबर जो है रोगों के कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। उन्हें क्या कहा गया? अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। अभी प्रियॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन का कवर है उसमें, यानी प्रोटीन कैप्सिड पाया जाता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता प्रियॉन में। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब आपको विषाणु के बारे में, इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कवर दोनों होते हैं। बिरियान क्या है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें जो ये आपका वायराइड है, इसमें जो होता है प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड वो पाया जाता है और इसके ऊपर प्रोटीन का कवर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी। सन 1967 में डायनर और रैमर ने आलू के कंद रोग का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक एसिड था लेकिन प्रोटीन कवर नहीं था। उस जीव का नाम क्या रखा गया? वायराइड कहा गया, जिसका अर्थ होता है वायरस जैसा। यानी कि वो वायरस जैसा है लेकिन वायरस में प्रोटीन कवर और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही देखने को मिलता है। इसमें जो था वो न्यूक्लिक एसिड नहीं था, केवल प्रोटीन कवर था। वही बात करें प्रियॉन की, ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको एक बार डिफरेंस समझा देती हूँ। एक वायरस है, एक प्रियॉन है, एक वायराइड है। वायरस में आपको प्रोटीन कवर
ऐसे मैं बता रही हूँ, और न्यूक्लिक एसिड दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। पीले वाले को मान लीजिए मैंने प्रोटीन कवर से डिनोट किया और हरे वाले को न्यूक्लिक एसिड से। तो वायरस में आपको दोनों देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें प्रियॉन की, तो प्रियॉन में आपको पीला वाला देखने को मिलेगा, यानी प्रोटीन कवर देखने को मिलेगा, लेकिन हरा वाला न्यूक्लिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें वायराइड की, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा लेकिन प्रोटीन कवर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अ वायरस इज मेड अप ऑफ, विषाणु बना होता है केवल प्रोटीन का, केवल डीएनए का, केवल आरएनए का, प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए सबका। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है, इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो बुक है आपके सामने, ये 495 की ये बुक है, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ये बुक परचेज करने की क्षमता नहीं है, या वो इस बुक में पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। तो मेरी जो इच्छा है, मेरी जो इच्छा शक्ति है, मैं जो चाहती हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर मैं सारे आपको करा रही हूँ, चाहे ये मतलब बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे जीएस जीके हो, उन सब बच्चों तक पहुँचे जो बुक को एफर्ड नहीं कर सकते, बुक को खरीद नहीं सकते, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि कोई भी नया बुक मार्केट में आए और वो लॉन्च करें, कोई भी लॉन्च हो और वो उसको परचेज कर लें। लेकिन वो सब मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ उन तक हमारा ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। जो बच्चे बुक खरीदने में कैपेबल हैं, अगर वो बुक खरीदना चाहते हैं, तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में संपर्क करिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप बुक खरीद लीजिएगा। लेकिन जिनकी कैपेसिटी नहीं है बुक खरीदने की, वो क्या करेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे पर डे वीडियो, जितना वीडियो आपको बनाया जाएगा उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सारे बुक का, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ के माध्यम से उसको कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को ये बुक, पूरी बुक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए कम पैसे में, तो वो भी आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको कुछ पैसों में ये बुक हाफ रेट में पीडीएफ बना के प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है, आप चाहते हैं ये बुक सेम टू सेम आपके घर आ जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से थोड़ा डिस्काउंट पे आप बुक खरीद पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अ वायरस मेड अप, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस किससे बना होता है, प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, या प्रोटीन एंड डीएनए एंड आरएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों का मिला होता है वायरस, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस 1994 में आया था, फिर आपने देखा सेम क्वेश्चन बिहार पीजीटी 2019 में रिपीट हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वायरस क्या है, तो ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, नॉन सेलुलर है, यानी कि अकशेरुकीय है, और न्यूक्लिक प्रोटीन कण इसमें मौजूद होता है। ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। या देखिए, वायरस के बारे में ना बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रिमिटिव कण है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये प्रिमिटिव कण नहीं है। तो इस पे जो है वैज्ञानिकों के दिमाग में ही मतभेद है, इस पर कुछ कन्फर्म नहीं माना गया है कि ये प्रिमिटिव है कि नहीं है, ठीक है। बाकी ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, नॉन सेलुलर है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और इसमें 20 आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इसमें डीएनए होगा कि आरएनए होगा, तो आपको बता दें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन तो होगा होगा, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ओके, जिसी को आप जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई, चेचक का कारण है बैरियोला, कॉसिएला, एडीज, या फिर फ्रांसिसेला। तो चेचक जो होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, पहले लोगों को बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब इसके टीके उके चल गए हैं, तो काफ़ी लोगों ने टीका लगा लिया है। तो शायद चेचक से स्मॉल पॉक्स था या क्या था, जिससे हमारा भारत मुक्त हो गया है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या स्मॉल पॉक्स से हमारा भारत मुक्त हो गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो बैरियोला होता है। बैरियोला एक वायरस है, और ये जो होता है चेचक के लिए जिम्मेदार होता है। ये वायरस क्या करता है, चेचक को फैलाने का कार्य करता है। चेचक क्या होता है आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी को इस रोग से ग्रसित देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं इसके लक्षण बता देती हूँ। इसमें जो रोगी होता है उसको ज्वर यानी कि बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होती है, उल्टी होती है। लेकिन इन सब के साथ साथ पहले तो बुखार आएगा, उल्टी होगी, जुकाम होगा, इसके साथ साथ 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे तो उस व्यक्ति के शरीर पे ऐसे ऐसे लाल 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 दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। यही चकत्ते धीरे धीरे इसमें पानी भर जाता है, ठीक है।
जिसे आप जल स्फुट कहते हैं। इसमें जल भर जाता है और क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, बहुत दर्द देता है। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो बेरियोला वायरस होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास एक मिनट, किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? ऑर्की बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ या रिकेट्सिया। किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है, यानी कि कौन सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता? ऑर्की बैक्टीरिया, पीपीएलओ और रिकेट्सिया, इन सब के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमने वायरस को बताया था कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन सजीव एंड निर्जीव। तो इसका जो होता है ये नॉन सेलुलर होता है, यानी कि इसके पास कोशिकीय संगठन नहीं होता। ऑप्शन डी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रियॉन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अभी प्रियॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रियॉन कहिए या प्रियॉन्स कहिए। तो हमने अब आपको बताया था प्रूसिनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1983 में प्रियॉन की खोज की थी और 1997 में इन्हें इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, कोशिका जीवाणु के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है? प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लाइटिक फेज या गामा फेज, इसका डेल्टा फेज, सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1997 में स्टेनले प्रोफेज के बारे में हम बात कर रहे थे, हम तो प्रूशिनर के बारे में बताने लगे आपको। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित किसी भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम का मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? यानी कि वो वायरस, कौन सा वायरस जीनोम है जिसे मिनी क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है? टीएमबी है, टोबैको मोजेक वायरस या SB40 है। SB40 का फुल फॉर्म होता है सिमियन बैल्यूलेटिंग, या फिर आप कहिए सिमियन वायरस 40, या फिर आपको गामा फेज या फिर HIV फेज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SB40 को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। SB का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है सिमियन बैल्यूलेटिंग वायरस। ठीक है, सिमियन वैल्यूलेटिंग 40 वायरस या इसी को कह लीजिए सिमियन वायरस। ठीक है, यह एक पॉलीओमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्यों दोनों में देखने को मिलता है। SB40 एक DNA वायरस है जिसमें जानवरों में ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन यह अक्सर गुप्त संक्रामक रोग के रूप में शरीर में मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज ये जीवाणु को संक्रमित करता है। ये बैक्टीरियोफेज का चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित करता है क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जो इसको सुरक्षित करता है वो इंटरफेरॉन कहलाता है। ऑप्शन डी। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन जो होता है ये हमारे शरीर में मौजूद होता है और इंटरफेरॉन 3 प्रकार से मनुष्यों में पाया जाता है। ए, वाइट ब्लड सेल से इंटरफेरॉन, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं से इंटरफेरॉन। पी, संयोजी ऊतक फाइब्रोब्लास्ट से इंटरफेरॉन। और वाई, लिम्फोसाइट से प्राप्त इंटरफेरॉन। ये क्या करते हैं? ये वायरस संक्रमण को बढ़ने नहीं देते हैं, वायरस का डुप्लीकेशन नहीं होने देते हैं, और ये वायरस से जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, कौन करता है? इंटरफेरॉन करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश के जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है, यानी कि इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसको रोकने के लिए? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वायरस को रोकने के लिए। DSSB पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा गया। TSSB में आया, LT ग्रेड में आया, इसके साथ साथ UPPCS 94-95 में आया। वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग, बाकी क्वेश्चन सेम है, आप खुद देख पा रहे हैं। इसी तरह से प्रीवियस ईयर हर साल रिपीट होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन कहा दिया है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी एक
एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर पूछा जाए इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी, तो आइजैक और लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। किसने? आइजैक योम लिंडमैन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीटों के शरीर में गुणन करते हैं क्या कहलाते हैं? चिरस्थायी, अस्थायी, परिवर्तनशील या फिर संचरणशील। तो ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं, यानी कि कीट जो है रोग फैला रहे हैं उनके बॉडी में जो मल्टीपल होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपोगेटिव। पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं उन्हें परिवर्तनशील कहते हैं। परिवर्तनशील विषाणु पौधे और कीट दोनों में रेप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं। कृषि फसलों में रोग पैदा करने वाले अधिकांश पादप विषाणु संचरण और जीवित रहने वाले जैविक वाहक पर निर्भर होते हैं। पादप विषाणु संचारी वाहकों का सबसे बड़ा वर्ग कीट है। ठीक है, यानी कि पादप के जो विषाणु होते हैं इनका संचार सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? कीटों के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तो वो पदार्थ जो होस्ट में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? क्या वो प्रोटीन कोड कहलाएगा, न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा? प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक अम्ल दोनों या इनमें से कोई नहीं? आप देख पा रहे हैं यूपी पीसीएस प्री और टीजीटी बायोलॉजी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन कोड से घिरा होता है। ऐसे में कैप्सिड वायरस को होस्ट की सतह से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है और जैविक तरल पदार्थ में मौजूद न्यूक्लिक एंजाइम होता है उससे वायरस न्यूक्लिक एसिड की भी रक्षा करता है। ठीक, जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो न्यूक्लिक एसिड होस्ट के शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रियॉन्स में क्या है? आरएनए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन या प्रोटीन। प्रियॉन्स में क्या पाया जाता है? तो प्रियॉन्स ऐसे रोग संक्रामक हैं जिसमें प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2000, 2002, पीजीटी में 2003 और इसके पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है अभी आज ही के वीडियो में कि प्रियॉन्स जो होते हैं इसमें प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। तो इसकी खोज प्रिसूनर ने की थी। इसके लिए 1997 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1982 में इन्होंने खोज की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता प्रियॉन्स में। ये प्रियॉन्स का चित्र है आपके सामने, आप देख सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, ये आपको सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, द फेज ऑफ कैंटेजियम वाइवम फ्लूडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये एक फ्रेज है। ठीक है, जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला आप सेल में पढ़ते होंगे। ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि सारी कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। तो इतना बड़ा ना कह के एक फ्रेज के रूप में कह दिया जाता ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसी तरह जैसे हिंदी में आप लोगों ने कई फ्रेज सुने होंगे, जैसे एक बड़े शब्द को, एक बड़े वाक्य को एक छोटे से शब्द में कह देना। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक फ्रेज है कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये एक फ्रेज है। इसको किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजरिक। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बेंजिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बेंजीन कौन था? तो ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वनस्पति शास्त्री था और डच का रहने वाला था। इन्हें वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है, यानी फाउंडर में से एक माना जाता है। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है संक्रामक जीवित द्रव। ये एक वाक्यांश था, यानी एक फ्रेज था। पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वायरस, अब वायरस नाम बाद में पड़ा, वायरस को जब कहना होता था तो ये वर्ड कहा जाता था कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक, और इसके बारे में बताया था बेंजरिक ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी और यूपी पीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अभी हमारे पास
वायरस के और भी क्वेश्चन है। लेकिन फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरे टॉपिक को कवर कर दिया जाए, यानी एक दिन में अगर मैं वायरस के क्वेश्चन करा रही हूँ तो पूरे वायरस के क्वेश्चन करा के ख़त्म कर दूँ। कितने क्वेश्चन है वायरस के टोटल? तो टोटल 68 क्वेश्चन वायरस के हैं। अगर आप चाहते हैं एक साथ इनको प्राप्त करना एक ही वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने अधिक सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, लाइक, शेयर और कमेंट हमें प्राप्त होगा, उतना अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को हम थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे और सारा एक दिन में एक टॉपिक कवर करा देंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं। अभी हमने बहुत लेट से स्टार्ट किया, तो हमको जो पढ़ना है वो सभी पढ़ना है। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, लाइकेन, सहवाल, बैराफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पैलियोबॉटनी और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, सारे टॉपिक अगर कवर करने हैं तो हमें एक दिन में एक टॉपिक तो एटलीस्ट एक चैप्टर तो ख़त्म करना ही होगा। उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमारा मोटिवेशन कैसे आएगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई, बस आपको इतना करना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ तब मिलेगा जब ये वायरस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।